अच्छा जी, तो हमारा है ओके। हमने देख लिया कि कंस्ट्रक्टर्स में कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, पैरामीटर्स के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब असाइन करते हैं, डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स आपने देखे, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास दो और टाइप्स होती हैं कंस्ट्रक्टर्स की, जिनको कहते हैं पहला आप शैलो कंस्ट्रक्टर या डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर से कि भाई शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारे पास होता क्या है, ठीक है। मुझे स्ट्रक्चर बना लेने दें। एक शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, दूसरा कौन सा होता है? डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके जी। अच्छा, अब शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है? जो शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर है ना सी प्लस प्लस में, करता ये कॉपी ही है, ऑब्वियसली नाम ही है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। करेगा ये कॉपी के जो आपका नया ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से वैल्यूज ले रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या है, क्योंकि वो कॉपी कंस्ट्रक्टर तो वो तो काम कॉपी कंस्ट्रक्टर भी कर रहा था, फिर हम क्यों शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपने अपना जो वेरिएबल है वो आपका पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, मींस आप क्या कर रहे हो, डायनामिकली मेमोरी को एलोकेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये होता है कि आपके मेमोरी के एड्रेसेस जो होते हैं वो कॉपी हो जाते हैं, ठीक है। अब मेमोरी का एड्रेस कॉपी हो जाएगा, डाटा आपका कॉपी हो जाएगा, लेकिन आपके साथ सिनेरियो ये है कि अगर आप उसको मॉडिफाई करते हो तो वहाँ पे चेंजेस आती हैं, ठीक है। अब मॉडिफाई में चेंजेस क्या आती हैं आपके पास शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर में, जब आप मॉडिफाई करते हो ना तो वो दोनों जगहों पे मॉडिफाई हो जाता है। लेट्स सपोज मैंने कॉपी किया ना डाटा, अब इन फ्यूचर मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपना जो पहला वाला ऑब्जेक्ट था ना, मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, एक S1 बना लिया, एक S2 बना लिया, लेट्स सपोज। अब S1 का जो डाटा था वो मैंने S2 में कॉपी किया, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं S1 के डाटा को अपडेट कर रही हूँ, मतलब ये कि मैं उसको चेंज कर रही हूँ, मॉडिफाई कर रही हूँ, तो मेरा ऑटोमेटिकली डाटा जो दूसरा कॉपीड कंस्ट्रक्टर है उसमें भी मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये करना चाहते हैं कि आपका जो पॉइंटर वैल्यूज़ को डील करना चाहते हैं, ठीक है, तो पॉइंटर वैल्यूज़ के साथ डील करने के लिए दो कंस्ट्रक्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, शैलो भी इस्तेमाल किया जाता है, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंटर वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, लेकिन इनमें छोटा सा डिफरेंस ये है, जब आप डिफरेंस कोड को रन करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, फिर मैं आपको बाद में एक डिफरेंस टेबल जो है वो बता दूंगी, ठीक है। ओके, शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर की समझ आई कि हम इसको इस्तेमाल क्यों करेंगे? मैम अगर हम पॉइंटर्स में काम कर रहे होंगे इस वजह से। बिल्कुल, पॉइंटर्स में काम करने के लिए हम शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको कोड समझाऊंगी, फिर मैं आपको थ्योरेटिकली कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रीज़न ये है कि जब मैं आपको कोड ठीक। समझाऊंगी ना तो आपको समझ आ जाएगी, फिर वो थ्योरी के पॉइंट्स जब आप नोट करेंगे ना उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि थ्योरी वाइज फिर आपको चीज़ें जो है ना प्रैक्टिकली जब आपने नहीं की हुई होती तो वो समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, बहरहाल हम इसका कोड यस। स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपने ऑब्वियसली कोई भी काम करना है, आपने कंस्ट्रक्टर के साथ काम करना है तो आपको क्या बनानी पड़ेगी, क्लास बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब ये मेरा शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, लेट्स सपोज मैं कह देती हूँ इस क्लास को नाम दे देती हूँ शैलो कॉपी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्लास बना ली इसकी, क्लास के अंदर ऑब्वियसली मुझे कोई वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, कोई डाटा मेंबर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब डाटा मेंबर सिंपल के साथ तो हम वैसे भी काम करते हैं, यहाँ पे हम किसके साथ डील करें, पॉइंटर वेरिएबल के साथ। लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल बनाया और जब मैं पॉइंटर वेरिएबल बनाती हूँ तो डाटा टाइप के साथ आप क्या मेंशन कर देते हो, स्टार, ठीक है, जो कि बताता है आपको कि ये क्या है आपका, ये आपका वेरिएबल है और ये आपका पॉइंटर वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैंने कहा जी मैंने अपने कंस्ट्रक्टर बनाने हैं तो उनको अलग से पब्लिक कर दिया, ये सेम उसमें स्कोप में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बनाना है सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर, तो आपको पता है कंस्ट्रक्टर क्या होता है, लाइक सेम जो आपकी क्लास का नेम है, मेरे पास है शैलो कॉपी, ठीक है, मैंने ये बना लिया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ये आपकी कोई ना कोई अगर वैल्यू को आपने लेना है तो आप इसके अंदर पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने कह दिया कि मैंने एक इंटीजर वैल्यू जो मेन से लेकर आऊँगी वो इसमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, ज़ाहिर बात है कोई पैरामीटर तो आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा भी ये मेरे पास पैरामीटर है वैल्यू का, ठीक है, जो कि इसमें से वैल्यू लेकर आएगा, ठीक है। अब वैल्यू लेने के बाद हम इनिशियलाइजेशन करते हैं, ठीक है। अब
इनिशियलाइजेशन पॉइंटर में थोड़ी डिफरेंट है। पॉइंटर में जब भी आप इनिशियलाइजेशन करते हैं अपने वेरिएबल को, आप क्या लिखते हो, अपने पुराने वेरिएबल का नाम, पुराना मीन्स जो आपका ग्लोबल डाटा मेंबर है, ठीक है, डाटा का जो मैंने वेरिएबल बनाया हुआ उसका नाम लिखा, इक्वल्स टू आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और ऑब्जेक्ट न्यू के कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करना है, ठीक है, और फिर बतानी है कि आपके डाटा की टाइप क्या है। मेरे डाटा की टाइप क्या है, इंटीजर, और फिर आपने ब्रैकेट के अंदर अपने पैरामीटर को लिख देना है, ठीक है। यानी कि ये जब आपने पॉइंटर को वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, देखें ये मेरा कौन सा वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल है, और मैं क्या करती हूँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर मेन काम क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन करना, और अगर आपने कोई काम करना है तो वो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर मेंबर फंक्शन की तरह ही काम करता है, ठीक है, हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे मैंने कहा ये मेरा जो डाटा मेंबर है ना, दैट इज डाटा, ठीक है। अब ये जो डाटा है इसको मैंने वैल्यू असाइन करनी है जो कि मेरी बाहर से आएगी, बाहर से मतलब किसी मेन से आएगी या किसी क्लास से होकर आएगी या कहीं से डाटा एक्सेप्ट कर लिया, मैंने ये इसको भेज दिया डाटा, ठीक है। अब ये उसने क्या किया, इसको वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। अब ये सिंपल कंस्ट्रक्टर बना लिया। सिंपल के साथ अब कॉपी कंस्ट्रक्टर है, चाहे वो शैलो है चाहे वो डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर है, मुझे कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या है, मैंने लिखा जी अपनी क्लास का नाम, क्योंकि मैं इसको यूज़ करना चाह रही हूँ। कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका क्या है, आपने कांस्टेंट कीवर्ड इस्तेमाल करना है, अपनी क्लास का नाम लिखना है। मैंने बताया ये मेरी क्लास है जिसको मैं यूज़ करने जा रही हूँ। एड्रेस ऑपरेटर लगा लिया जो कि रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है, और आपने जो है एक और वेरिएबल बना लिया दैट इज़ वैल्यू 2, पैरामीटर है ना, ठीक है, कुछ भी बना लें आप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डाटा कॉपी होना है, तो डाटा जब कॉपी होना है, होना किस वेरिएबल में है, जो मेन डाटा मेंबर है दैट इज़ डाटा, उसमें कॉपी होना है। अब डाटा अगर उसमें कॉपी होना है तो मैंने क्या करना है, पैरामीटर कौन सा यूज़ होगा, ये वैल्यू 2 वाला पैरामीटर यूज़ होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वैल्यू 2 जैसे सेम, इसमें सेम इनिशियलाइजेशन होगी जैसे आप सेम कॉपी करते हैं ना, इसमें वही तरीका है, लेकिन सिंपल में पॉइंटर वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने काम क्या किया, मैंने एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बना लिया, एक मैंने अपना बना लिया जी कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब जब मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर बना लिया यहाँ पे, ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद आप मेथड कॉल करें, मेथड में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर डिस्प्ले कराना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, मैंने एक मेथड बना लिया जी, यहाँ पे डिस्प्ले का ही बना लेते हैं, लेट्स सपोज डाटा शो कराना है ना आपने, ठीक है। अब मैंने ये काम कर लिया, ठीक है। अब आपने ये करना है कि उसी वैल्यू को सी आउट करा देते हैं, लेकिन अब मैं काम कर रही हूँ पॉइंटर्स के साथ, तो पॉइंटर्स का ऑब्वियसली कोई ना कोई एड्रेस भी होता है। पॉइंटर वेरिएबल हम एक पर्पस ये भी होता है कि जब आप मेमोरी का एड्रेस पिक करना चाह रहे होते हो ना, तब आप पॉइंटर वेरिएबल्स को यूज़ करते हो, ऐसा ही है ना। हमने लास्ट टाइम जब पॉइंटर वेरिएबल्स देखे थे तो उसमें पॉइंटर वेरिएबल बेसिकली आपके मेमोरी के एड्रेस को भी पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि जो मेरा डाटा है, ठीक है, मैंने कहा जी डाटा इज़, ठीक है, या डाटा जो भी है आपका, लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मेरा जो डाटा है वो किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये भी कर सकती हूँ डाटा, चलो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे अब डाटा क्या है, मेरा डाटा की वैल्यू शो करानी है फॉर एग्जांपल। तो वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगी, जब आपने वैल्यू शो करानी होती है तो अपने वेरिएबल के साथ क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं, ठीक है। मैंने अपने वेरिएबल के साथ लगा दिया स्टार क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए। अगर मैं खाली डाटा लिखूंगी तो क्या आएगा, आपके पास एड्रेस आएगा ना, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये जो डाटा है वो मुझे बता दे कि ये डाटा की वैल्यू क्या है, अब वो किस एड्रेस पे है, ठीक है। तो मैं कहती हूँ इज़ एट मेमोरी एड्रेस, जो भी आपने कहना है, ठीक है। अब वो कौन से मेमोरी एड्रेस पे है, एड्रेस के लिए मैं सिंपल डाटा के वेरिएबल को कॉल करूँगी, ठीक है। और बाकी आपने अंडल या जो भी लगाना है वो लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल सी आउट ये किया कि भाई ये वाली वैल्यू कौन से एड्रेस पे पड़ी हुई है, ठीक है, ये सी आउट करवा लिया। अब मेन में आएंगे, मेन में आके आपको पता है हम क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने जो मेरी क्लास का नाम था दैट इज़ शैलो कॉपी, ठीक है। अब शैलो कॉपी जब मैंने क्लास का नाम रखा, ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपने ऑब्जेक्ट बनाई सिंपल, लेट सपोज मैंने कहा जी शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो मैंने एस सिंपल बना दिया, ठीक है। आपको पता है कि आपका कंस्ट्रक्टर एक वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, तो जब वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ से आपको वैल्यू भेजनी पड़ेगी। लेट सपोज मैं कोई भी वैल्यू पास कर देती हूँ, ठीक है। अब वैल्यू पास करने के बाद मैंने क्या किया, अब वैल्यू पास हो गई, लेकिन मैंने मेथड बनाया हुआ था ना जिसमें वैल्यू डिस्प्ले हो रही थी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वैल्यू डिस्प्ले नहीं की, आप कंस्ट्रक्टर के अंदर भी सी आउट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने मेथड को कॉल करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल मैं एस डॉट जो मेरा मेथड है ना, ठीक है, वो मैं कॉल कर लूँगी, दैट इज़ डिस्प्ले। ये मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये मेरा जो सिंपल आपका कंस्ट्रक्टर है ना उसको कॉल करेगा। कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद अब आपका
सेकंड वे ये है कि आपका जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है वो तो खाली है, उसमें मैंने ये जो वैल्यू इनिशियलाइज़ की है वो उसमें कॉपी करनी है। कॉपी करने का तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, दोबारा से एक और ऑब्जेक्ट बना लेंगे। एक और ऑब्जेक्ट में बना लेती हूँ, लेट्स सपोज चलो कॉपी SC बना लेती हूँ। कॉपी के लिए मैंने SC बना दिया, ठीक है। अब इसमें वही वैल्यू जाए जो मेरे पुराने वाले ऑब्जेक्ट में थी। अब पुराना वाला ऑब्जेक्ट क्या है मेरा S, तो मैंने SC को इनिशियलाइज़ कर दिया S से कि मेरा जो पुराना वाला ऑब्जेक्ट है उसमें जो वैल्यू है वो नए वाले में क्या कर दूँ, कॉपी कर दो। नए वाले में वो कॉपी हो गई, ठीक है। अब सेम उसी तरह से ऑब्वियसली मैं देखूंगी कि ये मेरे पास नए वाले में शो भी हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे कह देती हूँ लेट्स सपोज जो मेरा नया वाला ऑब्जेक्ट मैंने बनाया उसके साथ मैं अपने मेथड को कॉल कर लेती हूँ, तो ये अब उस वाले मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ तक मैंने काम कर लिया, पहले इसको रन करती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सेकंड पॉइंट जो हम उसको डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें 2 दफ़ा चीज़ आ रही है ना, 2 दफ़ा डिस्प्ले हो रहा है। 2 दफ़ा क्यों डिस्प्ले हो रहा है, ऑब्जेक्ट्स आपके पास 2 हैं, एक S है एक SC है, ठीक है। अब S क्या है, वो कह रहा है डाटा 20, क्योंकि मैंने 20 बेसिकली स्टार लगा के डाटा लिखा था ना, तो स्टार लगा के जब आप डाटा को या अपने वेरिएबल को लिखते हैं ना, तो वो बेसिकली क्या करता है, वो आपकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें स्टार लगा के डाटा लिखा हुआ है तो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। इज एट मेमोरी एड्रेस, और आगे वो एड्रेस शो कर रहा है, ठीक है। अब देखें बात यह है कि आपका जो वेरिएबल कॉपी हुआ, जो ऑब्जेक्ट बना, अब यहाँ पे देखें एड्रेस भी आपका डायरेक्टली क्या हो चुका है, कॉपी हो चुका है। ऐसा ही है ना, यानी सेम एड्रेस पे वो डाटा चला गया है। सेम एड्रेस पे जाने का मतलब ये है कि आपके पास बनेंगे 2 ही ऑब्जेक्ट्स, लेकिन एड्रेस भी डायरेक्टली कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने क्या किया, यानी कि मैंने अपना ऑब्जेक्ट का पूरा एड्रेस भी कॉपी कर लिया, मैंने अपने ऑब्जेक्ट का डाटा भी कॉपी कर लिया, ठीक है। अब जब मैंने ये दोनों चीज़ें कॉपी कर ली, अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट था कि अगर लेट्स सपोज मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो फिर ये क्या करेगा, यही बताया था ना सेकंड पॉइंट। अब लेट्स सपोज मैं इसको मॉडिफाई करती हूँ, यहाँ तक तो मैंने काम कर लिया। मॉडिफिकेशन में ये है कि मैं ये कहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंटर वैल्यू को मॉडिफाई करना है, तो पॉइंटर के लिए पहले आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ स्टार मेंशन करेंगे। तो मैंने स्टार मेंशन किया, मेरा ऑब्जेक्ट है S, ठीक है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें मैं ऑब्वियसली डाटा चेंज करूँगी। मैंने कहा S डॉट, और उसके बाद आपने अपना डाटा चेंज करना है, तो आपका वेरिएबल क्या है, मैंने बनाया हुआ डाटा इक्वल्स टू वैल्यू मॉडिफाई करनी है। पहले उसमें पड़ी हुई थी 20, लेट सपोज अब कर देती हूँ 40, ठीक है। मैंने कहा अब ये वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। अब जब वैल्यू मॉडिफाई हुई है, फिर मैं सेम मेथड को कॉल करके देखती हूँ कि अब ये क्या शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको पहले S ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉल करती हूँ, ठीक है, और फिर इसको मैं C के साथ भी कॉल करती हूँ। SC के साथ जब कॉल करती हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि क्या ये डाटा कॉपीड में भी चेंज हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको S के साथ यहाँ पे लिखा, ठीक है, S के साथ डिस्प्ले करवाया, फिर मैंने इसको SC के साथ डिस्प्ले करवाया, ठीक है। दोनों के साथ जब मैंने इसको डिस्प्ले करवाया, तो अब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ सिर्फ ये इफेक्ट देखने के लिए कि पहले मैं डाटा भेज रही थी 20, और वो डाटा 20 ही कॉपी हुआ। मेरी फर्स्ट लोकेशन में तो ऑब्वियसली 20 था, और जो कॉपी मैंने किया वो भी 20 और एड्रेस वो था, ठीक है। लेकिन अब सेकंड में मैं ये देखती हूँ कि अब मैंने डाटा मॉडिफाई किया और उसके बाद दोबारा इस मेथड को कॉल किया है, तो अब ये क्या काम करेगा, ठीक है। यस मैम। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने क्या किया है, मैंने तो डाटा मॉडिफाई किया ना पहले ऑब्जेक्ट में, दूसरे में तो मॉडिफाई नहीं किया ना मैंने। अगर आप देखें तो मैंने कॉपी करने के लिए क्या लिखा है, मैंने कॉपी करने के लिए लिखा है स्टार, फिर मैंने लिखा S, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट मेरा क्या था, S था, और दूसरा ऑब्जेक्ट जो कॉपीड ऑब्जेक्ट था वो था SC। मैंने कहा स्टार S डॉट डाटा, लाइक डाटा मेरा वेरिएबल है, ठीक है, इक्वल्स टू 40, यानी मैंने कहा कि जो मेरा फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है ना उसमें डाटा कॉपी करो। लेकिन शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, वो दोनों जगहों पे मॉडिफाई कर रहा है। देखिए अब मैंने एक को S डॉट डिस्प्ले और एक SC डॉट डिस्प्ले, तो अब देखिए ये 40 यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट में भी मॉडिफाई हो गया, ऑटोमेटिकली ये मेरे पास सेकेंड ऑब्जेक्ट में भी क्या हो चुका है, मॉडिफाई हो चुका है। ये चीज़ समझ आई, मतलब मैंने मॉडिफाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट में किया ना, लेकिन मैम थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है। एक मिनट मैं आपको रिपीट करती हूँ, फिर जो भी कंफ्यूजन है आप दोबारा पूछ लीजिएगा। अगर आप सिर्फ आउटपुट पे फोकस करें, देखें आउटपुट में आपके पास क्या आ रहा है, पहले आ रहा है डाटा 20 इज एट मेमोरी एड्रेस दिस वन, ठीक है।
दोबारा आ रहा है डाटा 20 इज एट मेमोरी एड्रेस 420, ठीक है। अब वो क्यों आ रहा है, क्योंकि फर्स्ट वन आ रहा है हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट जो सिंपल ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है। दूसरा जो मैंने कॉपीड ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें डाटा सेम कॉपी हो गया। अब दूसरी दफ़ा मैंने वैल्यू मॉडिफाई की, 20 से वैल्यू क्या कर दी, 40 कर दी, ठीक है। अब जब मैंने 20 से वैल्यू 40 कर दी तो वो 40 मैंने एस सी में नहीं की है। अगर आप देखें, अगर आप इस लाइन पे गौर करें, ये जो लाइन नंबर 22 पे मैंने हाईलाइट किया, मैंने कहा स्टार, वैल्यू मॉडिफाई करनी है तो उसके लिए स्टार लगाऊंगी ना, ठीक है। अच्छा, वैल्यू मॉडिफाई करनी थी, मैंने लिखा स्टार, लेकिन मैंने किस ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई की, एस में, एस सी में नहीं किया मैंने किस में की है, जो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था, ठीक है। उसमें मैंने लिखा एस डॉट और वेरिएबल का नाम इक्वल टू 40, यानी मॉडिफाई की। तो मैंने वैल्यू तो मॉडिफाई पहले वाले ऑब्जेक्ट में की है ना, लेकिन जब मैंने दोनों को कॉल किया, एस के साथ भी डिस्प्ले कॉल किया, एस सी के साथ भी डिस्प्ले कॉल किया, तो ये क्या कर रहा है, पहले वाले में तो ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो गई ना, लेकिन ये दूसरे वाले में भी खुद ब खुद मॉडिफाई कर रहा है। ये देखें, दूसरे वाले में वैल्यू 20 नहीं है, दूसरे वाले में भी वही वैल्यू आ गई है 40, जो कि उसी सेम मेमोरी एड्रेस पे है। बिल्कुल। तो शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, आप जब डाटा को मॉडिफाई करते हैं ना, तो जिस एड्रेस पे, यानी जहाँ जहाँ पे आपने कॉपी किया हुआ ना डाटा, हर उस लोकेशन पे जाके डाटा चेंज हो जाएगा। शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर के मकसद समझ आया कि यानी जहाँ जहाँ पे मैं डाटा को करूँगी कॉपी, ठीक है, वहाँ वहाँ पे क्या होगा, आपका सारे ऑब्जेक्ट्स का डाटा चेंज हो जाएगा। यानी कि एक तो ये चेंज करेगा आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में, और दूसरा जो आपका कॉपीड ऑब्जेक्ट होगा ना, हर उस जगह पे भी जाके चेंजेस कर देगा। मतलब मॉडिफिकेशन जब भी होगी वो दोनों में होगी, सिंपल में तो होगी, लेकिन कॉपीड ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये काम होता है शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर का। उसके एड्रेस पे भी तो चेंजिंग हो रही है। बिल्कुल, ये काम होता मतलब है, उस एड्रेस पे जो पड़ा है वो उसको उस एड्रेस के बाद दूसरी चीज को भी वो चेंज कर देगा। यही बात है, ये काम होता है किसका, शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर का। शैलो कॉपी का, ठीक हो गया। एक्चुअली मैं खुद एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कि जिस तरह देखिए, अब हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया एस डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब हमने चेंजिंग की थी इसके अंदर, मतलब एस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हमने चेंजिंग की थी ना, और हमने एस सी को कहा था कि ये एस है, मतलब एस सी को हमने एस की इक्वल कर दिया, मतलब एस सी का भी जो एड्रेस और वैल्यू थी वो एस वाली हो गई। जब हम एस में चेंजिंग करेंगे तो एस सी का डाटा भी चेंज होगा, एस सी का एड्रेस भी वही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है, शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर कर रहा है। क्लियर? अब मैं आती हूँ पहले डीप की एग्जांपल पे, और उसके बाद मैं आपको इन दोनों में, उसके बाद आपसे पूछूंगी कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। समझ गए? ठीक है। अच्छा, शैलो के बजाय मैं क्लास का नाम चेंज कर देती हूँ। वैसे तो क्लास का नाम सेम भी रखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए आपके कि मैं इसको कर देती हूँ डीप, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि अभी हम डीप कंस्ट्रक्टर पे काम कर रहे हैं, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको भी कर दिया जी डीप, मैं उसी में चेंजेस कर रही हूँ, ठीक है ना। मैंने इसको भी डीप कर दिया, और ये जो मेरे पास है ना, इसको मैंने कह दिया ये भी डीप, क्लास का नाम चेंज कर दिया, और आई गेस मुझे यहाँ पे चेंजेस करने की ज़रूरत है। हम एक सेकंड इससे आगे ना करिएगा। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक है, कर लो, कोई मसला नहीं है। मैंने सिर्फ क्लास चेंज की है। वैसे ये ज़रूरी नहीं है कि डीप के लिए क्लास का नाम चेंज होगा, लेकिन मैंने ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, ठीक है। डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर अभी जहाँ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है ना, वहाँ पे अभी मैं आपको बताऊँगी कहाँ पे हमें चेंज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये बाकी मैंने सिर्फ क्लास का नाम चेंज किया, जहाँ जहाँ मैं उस कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल कर रही थी मैंने वो नाम चेंज किया, और जहाँ जहाँ पे मैं काम कर रही थी, लाइक मेरी क्लास का नाम जहाँ जहाँ यूज़ हुआ था वहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। अब मेन मकसद मेरा ये है कि मैंने एक सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाया डीप में भी, जो कि आपको वैल्यू के लिए बनाना पड़ता है, ठीक है। मैंने वो वैल्यू के लिए बना लिया। जब आप यहाँ पे डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर में काम करते हैं, जब मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया ना, ठीक है, तो अब कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या है, यहाँ पे मेन क्या होगा, आपने चेंजेस करनी है। जो कॉपी कंस्ट्रक्टर में डाटा इनिशियलाइज करें, इसको मैं कर लेती हूँ कमेंट, ताकि आप दोनों को कंपेयर करते रहें। यहाँ पे मैंने जब शैलो यूज़ किया था तो ये लाइन लिखी थी, ठीक है, लेकिन जब मैं अब डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रही हूँ तो उसके लिए आपको डाटा किस तरह से मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपना ग्लोबल वेरिएबल दैट इज़ डाटा, ठीक है।
अब उसी तरह से मॉडिफाई करेंगे, न्यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसकी डाटा टाइप मेंशन करेंगे कि ये इंटीजर टाइप का डाटा है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, स्टार, ठीक है, स्टार बेसिकली वैल्यू को पिक करता है। अब आपने पैरामीटर जो दिया हुआ है ना, मेरे केस में ये पैरामीटर है वैल्यू 2, ठीक है। तो मैंने कहा वैल्यू 2 डॉट और अपना जो ग्लोबल डाटा मेंबर था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मैंने कहा अभी ये मेरा ग्लोबल डाटा मेंबर है, मैंने इसको क्या कर लिया, कॉल कर लिया, ठीक है। अब इसमें और इसमें फ़र्क देखें, यानी कि मैं जब शैलो में काम करी थी तो सिंपली मैंने उस वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, लेकिन डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर में जब मैं काम कर रही हूँ तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी पॉइंटर जो मेरा वैल्यू 2 थी ना, उसको स्टार के साथ एक्सेस किया कि डायरेक्टली मैंने वैल्यू उसकी उठानी है और उसको डाटा में क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। क्लियर? सिर्फ मतलब सेम यही काम किया, मैंने सेम यही काम किया जो ऊपर डीप कॉपी में हुआ था ना, सिर्फ जो जब हम डीप इसका कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ना, उसमें पैरामीटर के साथ स्टार लगा के एक्सेस करते हैं। और वे ये होता है कि न्यू के यहाँ पे भी जब आप इनिशियलाइज करेंगे तो न्यू के कीवर्ड के साथ करेंगे, जबकि शैलो में न्यू लगाने की जरूरत नहीं होती। सिंपल आप जैसे सिंपल डाटा असाइन करते हैं वो। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, बताने की जरूरत नहीं होती उसके बाद। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये सिनेरियो होता है कि भाई यहाँ पे आपको ना वहाँ पे बताने की जरूरत नहीं होती, लेकिन डीप में इसको स्टार के साथ वैल्यू पॉइंटेड करने की ज़रूरत होती है। आप डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हो ना, तो आपने जो पैरामीटर है ना आपका ये वाला वैल्यू 2 जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है, उसके साथ आपने मस्ट स्टार मेंशन करके अपने डाटा को एक्सेस करना है। क्योंकि ऊपर देखिए मैं वैल्यू 2 डॉट डाटा एक्सेस कर रही थी, लेकिन नीचे देखिए मैं कह रही हूँ स्टार वैल्यू 2 डॉट डाटा। एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि आपने इसको न्यू के कीवर्ड के साथ इनिशियलाइज करना है, ठीक है। क्योंकि जब हम पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं दूसरी दफा करना है, बिल्कुल जब हम पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं ना तो आपने डायरेक्टली उसके साथ कौन सा कीवर्ड लगाना है, न्यू का कीवर्ड लगाना है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब इसको शैलो कॉपी के अंदर इसमें ना वो स्टैटिक आता था और ना ही क्या नाम लेते न्यू आता था। हाँ, सिंपल जैसे इनिशियलाइज करते थे वैसे ही हम इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, ठीक है। मैंने सिर्फ ये एक लाइन चेंज किया है, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ। अच्छा, अब आप सिर्फ डिफरेंस नोट करें। वहाँ पे क्या होता था, जो शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर था उसमें एड्रेस भी कॉपी होता था, लेकिन डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर में अगर आप देखें तो एड्रेस चेंज है, वैल्यू कॉपी हुई है, एड्रेस कॉपी नहीं हुआ। ऐसा ही है पहला डिफरेंस। दूसरा ये है कि जब एड्रेस कॉपी नहीं हुआ तो नीचे देखिए मैंने तो ऑब्जेक्ट 1 में ही डाटा चेंज किया है ना। जब मॉडिफाई करते हैं ना डाटा तो वो आपके कॉपीड में डाटा चेंज नहीं होता, जहाँ जहाँ आपने कॉपी किया होता है वहाँ डाटा चेंज ही नहीं होता है। उसकी रीज़न ये एड्रेस चेंज होता है। जब एड्रेस ही नहीं कॉपी होगा तो वहाँ पे जाके आपका डाटा भी चेंज नहीं होगा। ये फ़र्क होता है डीप और शैलो में। शैलो में आपका डाटा जो होता है ना वो हर जगह पे कॉपी हो जाता है, लेकिन डीप में क्योंकि एड्रेस चेंज होता है, एड्रेस कॉपी ही नहीं होता है आपका, ठीक है। एड्रेस आपका कॉपी नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू कॉपी होती है। इस वजह से आप अगर वैल्यू को मॉडिफाई भी कर रहे हैं ना, देखिए अब यहाँ पे कोड तो मैंने वही किया, सिर्फ मैंने यहाँ चेंजेस की ना। मेरे पास यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि मैं एस ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करना चाह रही हूँ, तो अब एस ऑब्जेक्ट में सिर्फ मॉडिफिकेशन हुई है, जहाँ कॉपी हुआ था वहाँ मॉडिफिकेशन नहीं हुई। अगर आप सेकंड में देखें ना, ठीक है, तो सेकंड में डाटा इस टाइम पे भी 20 ही आ रहा है, जबकि अभी मैं डाटा मॉडिफाई कर चुकी हूँ। जो पहला ऑब्जेक्ट है उसमें डाटा क्या हो चुका है, 40 हो चुका है ना, ठीक है, लेकिन कॉपीड में फिलहाल तक 20 ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा एड्रेस चेंज है। क्लियर? फायदा क्या हुआ डीप कॉपी का? तो मतलब डीप कॉपी का फायदा ये होता है ना, डाटा नहीं, डाटा कॉपी करेगा, लेकिन जब आप डाटा को मॉडिफाई करेंगे तब वो उस मॉडिफिकेशन को कॉपी नहीं करेगा, मॉडिफाई नहीं होगा, मॉडिफाई नहीं होगा। समझ आ गई? फॉर एग्जांपल कॉपी होगा लेकिन मॉडिफाई नहीं होगा। मतलब कॉपी करने के बाद आपने मॉडिफाई किया पहले में, तो फिर वो दूसरे के अंदर मॉडिफाई नहीं होगा, हर जगह चेंज नहीं होगा। ऐसा ही है, ये आपका काम होता है डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर। अगर आप इन केस ये चाहते हो कि मैं एक जगह नेम चेंज करूं, हर जगह मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे चेंज करना है, तो वो स्पेसिफिक जगह मैं खुद डिसाइड करूंगी कि फॉर एग्जांपल पहले मैंने कॉपी कर लिया था, अब मैं चेंजेस करना चाहती हूँ, तो चेंजेस मेरी कॉपी में नहीं जानी चाहिए, मेरी चेंजेस सिर्फ किस हद तक रहनी चाहिए,
सिंपल ऑब्जेक्ट की हद तक रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर का ये फ़ायदा होता है कि आप सिर्फ चेंजेस जिस लिमिटेड पॉइंट पे करना चाहते हो ना उसको करोगे, जहाँ कॉपी हुआ है वहाँ पे बार बार चेंजेस नहीं होंगी। कॉपी होगा ये डाटा, लेकिन जब आप कॉपी के बाद मॉडिफाई करोगे ना डाटा, तो वो मॉडिफिकेशन आपके ऑब्जेक्ट में हो जाएगी, लेकिन जो ऑब्जेक्ट कॉपी कर रहा है वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। ये डिफरेंस होता है शैलो और डीप में। अब शैलो और डीप में आपको क्या फ़र्क पता लगा? हम शैलो के अंदर ये कि शैलो और डीप दोनों डाटा कॉपी करते हैं, लेकिन क्या जब हम कॉपी करने के बाद कोई मतलब मॉडिफिकेशन करते हैं तो हम फर्स्ट में तो होगी, लेकिन जो हमने कॉपी किया है उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होगी। जी, शैलो को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो कि शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो वैल्यू भी कॉपी कर रहा है और एड्रेस भी कॉपी कर रहा है, दोनों को कॉपी करता है, वैल्यू एंड एड्रेस बोथ कॉपी करता है। बट डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर सिर्फ वैल्यू कॉपी करता है, आपके एड्रेस को कॉपी नहीं करता। पहला पॉइंट ये क्लियर, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है कि शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जब आप मॉडिफिकेशन करते हैं तो शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर हर उस ऑब्जेक्ट में मॉडिफाई करेगा जो कि कॉपी हुआ है, हर कॉपीड ऑब्जेक्ट में भी मॉडिफिकेशन कर देगा शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर। लेकिन डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, सिर्फ अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट में चेंजेस करेगा अगर आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं डाटा, ठीक है। बाकी जो कॉपी बनी हुई है उनकी, उनमें चेंजेस नहीं करेगा। क्लियर? ये डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये दो पॉइंट जो हैं डीप और शैलो के लिहाज से आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारी मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं, हम इस तरह से कंस्ट्रक्टर में काम कर सकते हैं। फिर आप सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाओ, फिर आप जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाओ, फिर आप पैरामीटराइज्ड के साथ अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास करनी है वो करो, अगर आपने कॉपी करना है वो करो। कॉपी में फिर डिफरेंट तरीके हैं, अगर आपने डीप कॉपी करना है तो डीप कॉपी क्या करता है, शैलो कॉपी करना है तो शैलो कॉपी क्या करता है, उन दोनों में फ़र्क क्या है, किस किस पॉइंट पे आप किसको यूज़ करेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्सेस देखनी है ना कि आपने कॉपीड ऑब्जेक्ट को एक्सेस देनी है कि वहाँ पे भी मॉडिफाई हो या ना हो, अगर तो वहाँ पे भी करना चाहते हैं तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, शैलो कॉपी यूज़ करेंगे। अब आप वहाँ पे नहीं करना चाह रहे तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे। सब मार्क करनी है, ठीक है। जिनका सिर्फ मैंने, हाँ, जो मॉड्यूल टर्म 3 में आ रहे हैं ना वो सब आपने मार्क करनी है, ठीक है। ओके, अच्छा जी, तो ये तो हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्टर्स हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं एरेज पे। ऑक्सो कंस्ट्रक्टर क्लियर हो गए होंगे। अब आप जब प्रैक्टिस करोगे ना डीप और शैलो की तो और ज़्यादा आपके पास चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, अच्छा जी, ये चाहिए तो नहीं ना वैसे ये कोड आपको, या मैं कॉपी करके भेज दूँ, क्योंकि मैं इसी में चेंजेस करूँगी, मैं न्यू फाइल नहीं बनाऊँगी। कर दे मैम, कॉपी करते हुए। ठीक है, अच्छा ये मैंने आपको भेज दिया, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी अरेज पे। ओके, मैंने स्ट्रक्चर भी रिमूव कर दिया। अब मैं आती हूँ एरे। अच्छा, एरे क्या होती है, पढ़ा हुआ है ना एरे? यस मैम। हाँ जी, क्या है एरे? मैम सेम टाइप ऑफ डाटा होता है, हाँ, मतलब सेम टाइप होती है, इंटीजर या फिर स्ट्रिंग वगैरह, और सेम मतलब मेमोरी एड्रेस उनका कंबाइंड होता है। अगर वो क्या कहते हैं इसको, इंट होगा तो वो 4 बाइट्स के फासले के ऊपर वो इकट्ठे होता है, सेम टाइप का डाटा होता है, कंसेक्टिव मेमोरी मतलब लोकेशन पे मल्टीपल होता है डाटा ना? स्टोर होता है। यस बिल्कुल। मैम, कंसेक्टिव। अच्छा, अब फ़ायदा क्या है, मैं तो ये काम सिंपल वेरिएबल में भी कर सकती हूँ और एरे वेरिएबल में भी कर सकती हूँ, फिर मैं एरे वेरिएबल ही क्यों यूज़ करूँ। लाइक जब काम मेरा सिंपल वेरिएबल भी डाटा स्टोर कर रहा है, एरे वेरिएबल भी डाटा स्टोर कर रहा है, तो फिर हम एरे को यूज़ ही क्यों करेंगे। सिंपल
तो वही काम कर रहे हैं ना, वो भी तो वही काम कर रहा है। नहीं मैम उसमें एक होगी ना उसके मतलब अब हाँ मैं काफी काफी डाटा स्टोर करने तो बार बार वेरिएबल तो नहीं बना सकते, एरे में बिल्कुल एक वेरिएबल उसमें बना दिया और फॉर लूप लगा ली तो एग्जैक्टली वो चीजें उसमें इकट्ठे एक इकट्ठे डिफरेंस होती तो ये जाएंगी। हो गया एग्जैक्टली उसमें एक ये डिफरेंस हो गया कि भाई मैंने उसमें एक वैल्यू एट अ टाइम इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल जितना साइज दिया होगा उतनी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं, ऐसा ही है। यस वेरी गुड। अब दूसरा डिफरेंस कोई कोई आपको माइंड में आ रहा हो? डाटा वो इकट्ठे इकट्ठे मेमोरी एग्जैक्टली होता है। ये चीज़ देखें, वेरिएबल जब मैं बनाऊंगी ना, ठीक है, अब मैं 5 वेरिएबल बनाऊँ या एरे को 5 का साइज दूँ, डाटा 5 ही स्टोर होगा, 5 जगह पे डाटा स्टोर होगा ना। यस मैम। वेरिएबल अगर 5 बना रही हूँ या एरे को 5 साइज दे रही हूँ, ठीक है, तो मेमोरी में तो स्पेस एक जैसी लेगा, लेकिन फ़ायदा ये होता है कि जो रैंडम वेरिएबल्स हम सिंपल वेरिएबल्स बनाते हैं ना, वो जहाँ पे उसको मेमोरी में जगह मिलेगी ना, वहीं पे वो जाके स्टोर हो जाएगा। लेकिन एरे ये करती है कि अगर उसके 5 एलिमेंट्स हैं तो वो पाँचों को एक साथ स्टोर करेगी। वो ऐसे नहीं करेगी एक मेमोरी में एक जगह पे 1 का डाटा मिला वहाँ स्टोर कर देगी, दूसरी जगह पे दूसरी रो में गया उसमें डाटा मिला वहाँ स्टोर कर देगी, नहीं। एरे कंसेक्टिव स्टोर कर रही है, एक सीक्वेंस में डाटा को स्टोर कर रही है। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप डाटा को एक्सेस करते हैं ना, तो एक्सेस करना आसान होता है क्योंकि डाटा आपका किस में पड़ा हुआ होता है, सीक्वेंस में पड़ा होता है, ठीक है। इस वजह से एरे को कहते हैं कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आ जाते हैं हम एरे पे। लेकिन अब C++ क्या कहती है कि आप एरे को जो है ना, आप एरे को एज अ क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एरे को डिफरेंट तरीक़ों से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लेट सपोज मैं एक क्लास बनाऊँ, ठीक है, और मैं नाम इसको एरे क्लास ही रख देती हूँ ताकि नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, मैंने एक क्लास बनाई, ठीक है, एरे क्लास के नेम से बना ली। अब इसके अंदर मैं वेरिएबल सिंपल नहीं बनाऊंगी, मैंने वेरिएबल बनाना है चाहे डाटा टाइप कुछ भी हो, लेकिन एरे टाइप का वेरिएबल होगा। और एरे टाइप का वेरिएबल आपको पता है कि जब भी हम बनाते हैं एरे टाइप का वेरिएबल, ठीक है, तो पहले तो वेरिएबल का नाम लिखते हैं, साथ उसकी आती हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर हम दे देते हैं स्पेसिफिक साइज कि मेरी एरे का इतना साइज होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने लेट सपोज एक एरे बना ली, ठीक है, और इसी तरह से आप मल्टीपल डाटा टाइप आपके पास कुछ भी हो सकती है। लाइक अगर मैंने दूसरी भी डाटा लेना है ना, लेकिन वो डिफरेंट टाइप का लेना है, लेट सपोज मैं उसको डबल रखती हूँ तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने कहा जी एरे 1 इसको कह दिया और इसको भी सेम साइज दे दिया। आपको पता है डिफरेंट डाटा टाइप के साथ हम एरे में काम कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग है, चाहे वो कैरेक्टर है, जिस तरह का आपने डाटा लेना है वैसे ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये कहती हूँ कि लेट सपोज, अच्छा, मेंबर्स को डायरेक्टली प्राइवेट कर देते हैं, एक्सेस करना हुआ कहीं पे तो पब्लिक कर देंगे, ठीक है। ये आपके अपने ऊपर होता है, आप एक्सेस स्पेसिफायर रखना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। अब जो बाकी चीज़ें हैं, मेंबर मेथड्स हैं, उनको मैं पब्लिक कर देती हूँ, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, आप उसको एक्सेस लेवल क्या रखना चाह रहे हैं। मैंने एरे वेरिएबल बना लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाती हूँ, तो कंस्ट्रक्टर बनाने का क्या तरीका है, मैंने सेम एज क्लास का नेम रख दिया, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, ये आप इसको कहते हैं एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। एम्प्टी का एक और नाम भी होता है पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब जब आपने एरे से डाटा एक्सेस करना है तो ऑब्वियसली एरे में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का डाटा एक्सेस करने के लिए हम लूप चलाते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, लूप लगा लेनी है। लूप जिस तरह से आप लगाते हो, फॉर एग्जांपल मैंने लूप का वेरिएबल कहीं से भी स्टार्ट कर दिया, आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से मर्ज़ी स्टार्ट करें, ठीक है। मैंने कहा जी 0 से स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसको 5 से लेस ही रख देती हूँ, ठीक है। आप 1 से स्टार्ट करें तो लेस देन एंड इक्वल टू कर दें, इट्स अप टू यू। वही इंक्रीमेंट जैसे लूप का ऑर्डर होता है, ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं जो कि आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब लेट सपोज मैं ये कहती हूँ कि बीच में जो भी फंक्शन चाहे उसको सी आउट कराना चाह रही हूँ या जो भी काम करना चाह रही हूँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने कहा कि जो मेरी एरे है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना अपनी एरे को डिफरेंट तरीके से एक्सेस कर सकती हूँ। एरे में मैंने वैल्यूज़ किस तरह से लेनी है, किस तरह से पिक करनी है, उस तरह से मैं यहाँ पे पिक कर सकती हूँ, ठीक है। लेट सपोज ये कर लेते हैं, मैं अपनी एरे को कहती हूँ मेरी जो फर्स्ट एरे है, ठीक है, फ़िलहाल मैं उस पर जो है उसके लिए लूप चला रही हूँ। तो मैंने अपनी फर्स्ट एरे को पिक किया। अब एरे की पोजीशन को 0 से लेके 5 तक पिक करना है, तो मैं क्या करूँगी, मेरी एरे का इंडेक्स आएगा, इंडेक्स किसमें स्टोर हुआ हुआ, आई में स्टोर हुआ हुआ, तो ऑटोमेटिकली किसको पिक कर लेगा, आई को पिक कर लेगा। अगर आपने ये तो डायरेक्टली वो है ना कि इस इंडेक्स पे वैल्यू आपने लेकर आनी है, बाकी फिर आप एरे की वैल्यूज़ को प्लस करना चाहते हो, ये जो भी काम करना चाहिए आपकी अपनी चॉइस है, सिंपली उनको सी आउट भी करा सकते हो, ठीक है। अब लेट सपोज मैं ये चाहती हूँ मेरी एरे की वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज़ होती जाए, ठीक है। तो मैं ये कहती हूँ कि आपका जो एरे की वैल्यू है, ठीक है, वो इंडेक्सेस पे पड़ी हुई होगी। तो मैंने कहा
आई को जो आई इंडेक्स है उसको लेट सपोज ऐड कर दो, या चले इंक्रीज कर दें उसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है। मैंने कहा जी इसको 2 वाइज इसका इंक्रीमेंट कर दे दें, ठीक है। ये आप ज़रूरी नहीं है कि यही इसमें करेंगे, जो काम आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने सिंपल ये एक लूप लगाई और मैंने कहा हर इंडेक्स से डाटा उठाओ और हर इंडेक्स से उठा के उसको अपडेट करते जाओ इस लॉजिक के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू आपने हर इंडेक्स से डाटा उठा के अपडेट कर देना है। अगर दूसरी के लिए भी आप करना चाहते हैं तो सेम काम दूसरी के लिए भी रिपीट कर दें। मैं इसी को कॉपी करती हूँ, ठीक है, और दूसरी के लिए भी कर देती हूँ, ठीक है। मैंने ये सिर्फ 2 इसलिए बनाई हैं ताकि आपको आइडिया हो कि भाई हम डिफरेंट तरीके से उसके साथ काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास था, मैं इसका वेरिएबल सेम भी रख सकती हूँ क्योंकि स्कोप अभी इधर है, ठीक है। अब अगर आप देखें ना, अगर मैं ग्लोबली यूज़ करी होती फिर चेंज करती वेरिएबल, लेकिन इस वेरिएबल का स्कोप इस फॉर लूप के अंदर तक होगा, मैं इसको बाहर नहीं एक्सेस कर सकती, ऐसा ही है ना, ठीक है। तो मैं सेम अब इधर सेम वेरिएबल लगा सकती हूँ, ठीक है। आप सेम वेरिएबल रख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे आप एरे के बजाय एरे 1 लिखोगे क्योंकि मैं सेकेंड एरे को कॉल कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब क्योंकि सेकेंड एरे को कॉल कर रही हूँ तो उसमें डबल वैल्यू है, तो डबल के लिए आप अपना नंबर चेंज कर लें, नंबर कोई डबल रखते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके लिए डबल नंबर रख दिया। ये बेसिकली मैं कंस्ट्रक्टर के अंदर काम कर रही हूँ। अब अगर आपने सी आउट कराना है तो कंस्ट्रक्टर के अंदर सी आउट कराएं या एक मेथड बना के कराएं, आपको पता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन की तरह काम कर रहा है, बाकी ऐसे उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मेंबर मेथड बना लिया, लेट सपोज जो भी आप बनाना चाहते हैं, ठीक है, वो बना लिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, मैं अपनी एरे को करूँगी सी आउट करवाऊँगी, ठीक है। तो सी आउट के लिए आप सिंपल उसको सी आउट करा लें। लेट सपोज मैं कह देती हूँ भाई एरे के जो एलिमेंट्स हैं, एरे एलिमेंट्स आर, ठीक है, और एंडल कर देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में लूप चला के उनको ऑब्वियसली डिस्प्ले भी कराने के लिए लूप दोबारा चलती है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, लूप दोबारा लगाऊंगी। मैंने कहा जी यहाँ से स्टार्ट कर दो इसको, इससे लेस करो इसको, इंक्रीमेंट इतना करो इसको, सेम मैंने वही काम कर लिया, ठीक है। वही काम जब मैंने स्टार्ट किया, बीच में अब मैं क्या करूँगी, सिंपल उसको सी आउट कर दूँगी, ठीक है। तो मैंने कहा जी मैं सी आउट करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। अब आप जिस एरे को सी आउट कराना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज इंटीजर वाली को करवा लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा जी ये मेरी जो इंटीजर वाली है ना एरे, उसको मैं सी आउट करवाना चाह रही हूँ। तो सी आउट के लिए आपको पता है डायरेक्ट एरे का नाम लिखें, अपना जो इंडेक्स नंबर है, बीच में पोजीशन बताएं कि इस पोजीशन पे आपका डाटा आना चाहिए, ठीक है। अब अगर आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है या थोड़ी बहुत स्पेसेस देनी है तो वो आपकी अपनी चॉइस है, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाते स्पेसेस दे देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सिंपल उसको सी आउट करा दिए। तो पुराना ही तरीका मैं कर रही हूँ ना, जैसे आप सी आउट कराते हैं उसमें जिस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब ये काम मैंने किया अपनी इंटीजर एरे के लिए, ठीक है। जो मेरी इंटीजर एरे थी उसके लिए मैंने डायरेक्टली इसको शो करवा दी। अगर आप डबल के लिए भी करें तो डबल को सी आउट कराना चाहें तो सेम डबल को भी इसी तरह से सी आउट करवा सकते हैं, ठीक है। मैंने इंटीजर के लिए किया। इंटीजर के बाद आप अगर यहाँ पे आके उसको दोबारा सी आउट कराना चाहते हैं तो मैंने कहा एक लाइन पे मेरी इंटीजर एरे आए, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट लाइन पे आके कराना चाहते हैं तो आप अपनी लूप के बाहर आके क्या कॉल करेंगे, एंडल कॉल करेंगे। ये फॉर्मेटिंग के लिए कि एक ही लाइन में सारी की सारी चीज़ें ना शो हो जाएं, ठीक है, ये उसके लिए है। अच्छा, बहरहाल अब मैं अगर अपनी डबल एरे को शो कराना चाहती हूँ तो इंटीजर एरे मैंने लिख ली, ठीक है, एरे एलिमेंट्स, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ जी मेरे एरे सेकंड एरे के एलिमेंट्स क्या हैं, एरे 2 में ये लिख देती हूँ भाई एरे 2 के एलिमेंट्स हैं मेरे ये, ठीक है। ये तो वही काम जो एरे में हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेम वही काम किया, बल्कि उसको कॉपी कर लेते हैं बजाय इसके कि हम बार बार उसको वही काम करें। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब लूप मेरी ऑब्वियसली मैंने दोनों को सेम साइज़ दिया हुआ था, ठीक है, दोनों को 5 साइज़ दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सेम ही उस तरीके से लूप चला ली। सिर्फ मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अपनी एरे का नेम चेंज कर दूँगी। जो वो इंटीजर एरे थी वो एरे थी, मेरे पास ये एरे 1 है, ठीक हो गया। यही काम मैंने यहाँ पे आके कर लिया। अब सेम अगर आप इसके बाद यहाँ पे करना चाहते हैं एंडल तो कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहते तो वो सेम लाइन पे नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट स्टार्ट कर देगा, ठीक है। या आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरह से भी इसको करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। मेथड मेरा ख़त्म हुआ, क्लास ख़त्म हो गया। अब मेन क्या है, जब तक मेन के अंदर आके इसको एक्सेस नहीं करूँगी काम ही नहीं कर सकती ना, इसको इस पर तो कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकती। मैंने क्या करना है, अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। मेरी क्लास क्या है, एरे क्लास, ठीक है। लेट सपोज मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया एरे क्लास एसी के नाम से बना लिया, ठीक है। अब इसी के साथ उसका मेथड कॉल कर लेती हूँ। मैंने कहा जी लेट सपोज एसी डॉट डिस्प्ले, मेथड तो एक ही है ना, ठीक है। मैंने इसको कॉल कर दिया। ये सिर्फ मैंने अभी इस एग्जांपल में ये काम किया कि एरे को आपने यूज़ कैसे करना है, और तो कोई काम नहीं किया ना, कि एरे को आप अगर ऊपर यूज़ करना चाहते हैं, तरीका वही है, पुराना तरीका रिपीट किया कि भाई एरे को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल, ये जिस तरह से हम पहले एरे पे काम करते
काम उसका जो एरे है वो आपको दे देगा, ठीक है। ये इसी तरह एरे 1 के एलिमेंट्स भी शो हो रहे हैं, 5 एलिमेंट्स, एरे 2 के एलिमेंट्स भी शो हो रहे हैं। सिर्फ जो मैंने वहाँ पे फॉर्मूला सा लगाया हुआ है कि भाई मल्टीप्लाई होती जाए 2 के साथ वैल्यूज़, या जो भी काम होता जाए वो उसके साथ उसको दिखा रहा है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल एरे के साथ काम किया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। 0153456 किस तरह बना है? ये कौन सा वाला, फर्स्ट या सेकंड? ये 0153456। अच्छा, ये देखें पहले 0 थी वैल्यू, ठीक है, फिर आपके पास ना, ओके, अब एरे इंडेक्स पे आपका स्टार्ट 0 से हो रही है ना, ठीक है, तो एरे इंडेक्स अगर 0 स्टार्ट हो रहा है मीन्स वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 0 है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू डायरेक्टली तो मैंने इनिशियलाइज नहीं कराई ना, मैंने कहा 0 है तो ऑटोमेटिकली एरे के अंदर क्या स्टोर हुआ होगा 0। अब उस 0 को मैंने कहा 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो जब आपके पास क्या हुआ, ठीक है, तो वो 0 हो गया, लेकिन अब जब 0 हुआ तो वो तो ऑब्वियसली 0 प्रिंट हो गया आपके पास, फिर आपकी एरे इंक्रीज हो जाएगी, तो i++ होगा तो 0 की जगह क्या चला जाएगा 1, ठीक है, तो 1 जब 1.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 के बाद क्या डिस्प्ले होना चाहिए 1.5, ऐसा ही है। अब वो 1 तो ये 1.5 है, ठीक है, मुझे वो 1.5 नजर आ रहा है। नहीं ये 1.5 है, फिर 3 है, हाँ जी, ये 1.5 है, फिर 3 है, फिर 4.5 है और फिर 6 है, समझ आ रहा है, ठीक हो गया ना, ये वो है जो डबल वैल्यूज के साथ वो काम किया हुआ है। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि अगर आपने एरेज को इनिशियलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्टर की मदद से आपने एरेज को इनिशियलाइज करना है। अभी मैंने क्या किया, मैंने एरे को इनिशियलाइज नहीं किया ना, मैंने एरे की वही इंडेक्स की वैल्यू से स्टार्ट कर दिया। ऑटोमेटिकली एरे में अगर कोई वैल्यू नहीं देते तो क्या होती है, जो 0 चली जाती है, फिर उस 0 के अकॉर्डिंग इसने जो मैंने यहाँ पे काम किया उसके अकॉर्डिंग इसने इन चीज़ों को पिक किया। अब लेट्स सपोज अगर हम अपनी एरे को इनिशियलाइज करना चाहते हैं विद इन अ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो वो किस तरह से करेंगे, ठीक है, एरे तो मेरी बनी हुई है, ठीक हो गया, सिर्फ मैं काम ये कर लेती हूँ कि बजाय इसके कि ये जो लूप यहाँ पे चलाई है ना मैंने, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ पूरे को, ये जो कंस्ट्रक्टर बना हुआ है ना, क्योंकि इसमें मैंने डायरेक्टली काम किया ना, तो मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। अब सिनेरियो ये है कि अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊँ, तो कंस्ट्रक्टर तो वैसे ही बनेगा ना, एरे क्लास बनी, ये कंस्ट्रक्टर बन गया, ऐसा ही है। अब मैं ये कह रही हूँ कि इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं अपनी एरे को इनिशियलाइज करूँ, तो कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपनी एरे को इनिशियलाइज करना चाहती हूँ तो क्या है, इनिशियलाइज डायरेक्टली ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, कॉलन लगाया, ठीक है, आपकी एरे का नाम क्या है, मेरे पास एरे का नाम है जी एरे, ये नाम है मेरी एरे का। अब इसको अगर इनिशियलाइज करना है करली ब्रैकेट्स लगाएं और साथ में क्या कर दें, वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर दें, कुछ भी कर दें, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैं इंटीजर एरे को दे रही हूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी 4-5 वैल्यूज़ असाइन कर देती हूँ। ऐसे ही करेंगे ना हम इनिशियलाइज, जैसे वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं। ये मेरे पास क्या हो गया कि मैंने अपनी, जो मैंने आपको बताया कि एरे को कंस्ट्रक्टर विद इन अ कंस्ट्रक्टर कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब मैं सिंपल यहाँ पे ये जो काम किया हुआ है इसी को सिर्फ इतना सा कॉपी करती हूँ, ठीक है, पेस्ट करती हूँ यहाँ पे आके, इसको अनकमेंट करते हैं और इसमें, ठीक है। अब मैंने उसी एरे को डिस्प्ले कराना था तो इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना मुझे, ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पे एंडल लगा देती हूँ, ठीक है। एलिमेंट तो वही रहेगा क्योंकि ना मैंने नाम चेंज किया, मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसको वहीं पे इनिशियलाइज कर दिया और कोई भी काम नहीं किया ना, बाकी इसको डिस्प्ले करवा दिया। अब मेन में भी वही काम है, मेन में मैं चेंज नहीं करूँगी क्योंकि ऑटोमेटिकली मेरे मेथड का नाम बिल्कुल सेम है, तो काम ये सिर्फ काम वही करेगा कि अब इसमें मैंने और कुछ भी नहीं किया हुआ, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं किया हुआ, सिंपल आपकी जो एरे है उसको डिस्प्ले कर देगा। एक मिनट, ये ब्रैकेट में इशू कर रहा है, ये डिस्प्ले की आई गेस, हाँ मैंने फॉर लूप की बंद की है ना, डिस्प्ले की ब्रैकेट नहीं बंद की हुई थी ना, ठीक है, इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अच्छा, एरे एलिमेंट शो हो गए ये, ठीक है। सिर्फ इसमें ये था कि अगर आप एरे के एलिमेंट्स को कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे करोगे, तो ये जो लाइन मैं हाईलाइट कर रही हूँ इस तरह से आप एरे के एलिमेंट्स को कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करते हैं। क्लियर?
इनिशियलाइजेशन हमने कंस्ट्रक्टर की ब्रैकेट्स के अंदर कुछ क्यों नहीं किया, और ये तो सिर्फ हमने उसके सिलेक्ट अंदर किया, भी तो ये कर शो सकते क्यों हो रही हैं, है आउटपुट में शो होनी चाहिए। मैंने डिस्प्ले में जो किया हुआ है, तो डिस्प्ले में देखे मैंने कहा अरे एलिमेंट साइन लूप चले और सी आउट कर देना, तो डिस्प्ले तो वो तब कर रहा है ना जब मैंने ये डिस्प्ले का मेथड कॉल किया हुआ है। तो पूछें सवाल क्या है, आप जो भी कंफ्यूजन है आप वो क्लियर कर सकते हैं। हम एक सेकंड देख, ठीक है देख रहे हैं। ठीक है मैम आगे। ठीक है, वो सिंपल मैंने क्या किया वैसी तरह से इनिशियलाइज कर दिया ना उसको एरे के साथ ही, सारी वैल्यूज को एक साथ इनिशियलाइज कर दिया। सी आउट हमने उसमें मेथड में सी आउट में तो डिस्प्ले किया हुआ है ना मैंने, बिल्कुल उस तरह से मैंने कर लिया। तो वो आपकी मर्जी, आप जिस तरह से करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ एरे के अंदर सी आउट कराना चाहते हैं तो ये लूप डायरेक्टली एरे के अंदर शिफ्ट करते हैं, फिर मेथड बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये आपकी चॉइस है ना, एरे के अंदर डायरेक्टली उसको डिस्प्ले कराएं, मेथड बना के कराएंगे, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ये तो है कि अगर आपने एरे को कंस्ट्रक्टर को के साथ वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है ऐसे करेंगे। अब आपके पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है स्टैटिक एरे का, एक आता है डायनेमिक एरे का। ठीक है, अब स्टैटिक एरे जो होगी ऑटोमेटिकली, स्टैटिक से मुराद क्या है कि स्टैटिक से मुराद ये है कि उसका फिक्स साइज होगा, ऐसा ही है। स्टैटिक से क्या आपको पता चल रहा है, साइज उसका क्या होगा एरे का, फिक्स्ड होगा, जो कि जब आप कंपाइल टाइम पे उसको यूज कर रहे होते हैं ना, ठीक है, तो उसका साइज क्या होगा, फिक्स्ड होगा। लेकिन जो डायनेमिक एरे होती है ना, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें जो साइज डिटरमिन किया जाता है ना, वो रन टाइम पे डिटरमिन किया जाता है साइज। उसको आप स्टैटिकली पहले स्पेसिफाई नहीं करते, आप क्या करते हो उसका डायनेमिकली जब आप रन करते हो ना, तो रन टाइम पे डिसाइड होता है कि इस एरे का साइज क्या है। तो मीन्स डिफरेंस क्या हुआ, आपके पास अगर एरे में दो कैटेगरीज हैं, एक है स्टैटिक एरे, एक है डायनेमिक एरे। तो स्टैटिक क्या है, उसको फिक्स साइज देंगे, और डायनेमिक क्या है कि आपका रन टाइम पे ही डिसाइड होगा कि आपकी एरे का साइज क्या है। क्लियर? अगर मैं इसको एग्जांपल से थ्रू देखूं, ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं तो ये जिसमें मैं काम कर रही हूँ ये क्या है, ये स्टैटिक है या डायनेमिक है? जो अभी मैंने बिल्कुल मैंने क्या किया, मैंने इसको साइज स्पेसिफाई कर दिया, तो ये मेरी कौन सी होगी, एरे स्टैटिक एरे होगी, ऐसा ही है ना। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी एरे होनी चाहिए डायनेमिक, ठीक है, तो अगर मैं ये चाहती हूँ कि लेट्स सपोज मेरी एरे होनी चाहिए डायनेमिक, ठीक है, तो डायनेमिक एरे के लिए आप क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डायरेक्टली मैं यहाँ पे आके हम काम कर लेते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक एरे के लिए क्या करेंगे, पहले तो एक एरे बनाते हैं ना डायनेमिक, ठीक है, तो मैं एरे डी एरे बना देती हूँ। ठीक है, डायनेमिक एरे के लिए मैंने ये एरे का नाम लिखा, ठीक हो गया। अब ये एरे को मैं साइज अभी नहीं स्पेसिफाई करूँगी, तो मैंने डायरेक्टली बता दिया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया एरे का, ठीक है, जो कि डी एरे के नाम से बना लिया। ठीक है, लेकिन अब पहले आपने जब डायनेमिक एरे बनानी है ना, तो डायरेक्टली इस तरह से नहीं बनाते आप। ठीक है, आपने ये जो डायनेमिक एरे है ये बेसिकली आपके साइज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो आप बेशक इसको कह दें ये मेरी डायनेमिक एरे का साइज का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है। ठीक है, जैसे कि डायरेक्टली यहाँ पे 5 पास कर देती हूँ ना, तो इस 5 को भी अब मैं क्या करूँगी, इस 5 को अगर रन टाइम पे ले रही हूँ यूज़र से, यूज़र डिसाइड करेगा कि मेरी एरे का साइज़ कितना होगा, तो वो क्या होगी, वो रन टाइम पे ले रही हूँ ना, तो मेरी ये वैल्यू 5 जो मैंने खुद से स्पेसिफाई की हुई है वो 5 नहीं होगी, ऐसा ही है। उसके लिए मुझे एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उस वेरिएबल में डाटा को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे उसका वेरिएबल बना लिया। अब वेरिएबल बनाने के बाद यूज़र से जब पिक करनी है तो ऑब्वियसली सी आउट की स्टेटमेंट लगाएं और आप उसको कहें कि भाई साइज का एंटर करो। ठीक है, मैंने इसको कह दिया जी साइज एंटर करें। ठीक है, साइज के लिए आप ऑब्वियसली CN करेंगे, CN के लिए आपने क्या किया, आपने जो वेरिएबल बनाया हुआ है इसमें आपने उसको स्टोर करा दिया, क्योंकि मैंने वेरिएबल इसीलिए बनाया था ना कि डायनेमिक एरे का जो साइज़ है वो रन टाइम पे पिक करूँ। रन टाइम पे इसने क्या किया, साइज़ को पिक कर लिया। ठीक है, अब जब रन टाइम पे साइज़ पिक कर लिया तो अब मैं अपनी एरे बनाऊंगी। ये मैंने एरे के साइज़ का वेरिएबल बनाया है, अभी मैंने एरे का सिर्फ साइज़ लिया है, डायनेमिक एरे क्रिएट नहीं किया। अब डायनेमिक एरे कैसे क्रिएट करूँगी, जब डायनेमिक एरे ऑब्वियसली डाटा टाइप तो सेम रहेगी ना, मैंने कहा इंटीजर, तो डायनेमिक एरे से ये होता है कि आप यहाँ पे स्टार लगाओगे। ठीक है, आप डायनेमिक एरे जब भी दे रहे हो आप डाटा टाइप के साथ क्या लगाओगे, स्टार लगाओगे। ठीक है, डाटा टाइप के साथ स्टार लगाया, अपनी एरे का नाम मेंशन करेंगे, ये मेरी क्या है, डायनेमिक एरे है, मैंने लिख दिया जी डायनेमिक एरे। ठीक है,
अब डायनेमिक एरे के बाद जब आपने अपनी एरे को इनिशियलाइज़ करना होता है तो आप क्या करेंगे, न्यू डायरेक्टली आपने अपना एरे की टाइप बता देनी है, क्योंकि मेरे एरे की टाइप है इंटीजर, डाटा सारा उसमें क्या है इंटीजर है, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने कौन सा साइज़ मुझे पास करना चाहिए जो वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है, ठीक है। जो डायनेमिक है ना, जो यूज़र से रन टाइम पे साइज़ पिक करेगा वो मैंने इधर एज अ वेरिएबल क्या कर दिया, पास कर दिया। क्लियर? लास्ट लाइन एक्सप्लेन करिएगा। लास्ट लाइन दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये मैंने एरे के साइज का वेरिएबल बनाया था, और ये मैंने एरे का वेरिएबल बनाया है। एरे का भी तो वेरिएबल बनेगा ना। मैंने क्या किया, जब मैंने एरे का वेरिएबल बनाया तो मैंने एरे की टाइप लिखी, और जब आप वैल्यूज़ डायरेक्टली डायनेमिकली ले रहे होते हैं उसका साइज़, तो आपने क्या करना है, अपनी डाटा टाइप के साथ स्टार मेंशन करना है, ठीक है, और अपनी एरे का नाम लिख देना है, ठीक है। अब एरे का जब आपने नाम जो भी स्पेसिफाई करना है वो किया, अब वैल्यूज़ भी ऑब्वियसली आप यूज़र से लेना चाह रहे हो, ठीक है। तो जब वैल्यूज़ यूज़र से लेना चाह रहे हो तो यहाँ तो इनिशियलाइज़ नहीं करनी ना फिर इस एरे के आगे, ठीक है, कि एरे का साइज़ कितना होगा, वो तो जब स्टैटिक साइज़ है तब आप डायरेक्टली यहाँ इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। अगर साइज़ ही डायनेमिक है तो इनिशियलाइजेशन तो नहीं हो सकती यहाँ पे। मैंने क्या किया, मैंने कहा न्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू डाटा टाइप दोबारा बताई, और उस डाटा टाइप के साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपनी जो एरे का साइज़ वेरिएबल था जिसमें मैं अपनी एरे का साइज़ स्टोर कर रही थी, उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने ये पास कर दिया डायनेमिक वेरिएबल कि जितना साइज़ यूज़र एंटर करेगा उतना ही इस एरे का साइज़ फिक्स कर देना है आपने, यानी जितना यूज़र एंटर करेगा ना रन टाइम पे उतना ही इस एरे का साइज़ होगा आपका। क्लियर ये चीज़? ठीक है। अब लूप लगा के जो भी काम करना चाहते हैं हम वो कर लेते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने कहा भाई आप कोई भी अपना वेरिएबल बना लें, सेम वही मैं कर लेती हूँ कि वेरिएबल बनाया मैंने, एरे का साइज़ आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे तो डायनामिक एरे तो मैं साइज़ नहीं रखूँगी, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, क्या वैसे करना चाहिए मैम, वेरिएबल का नाम लिखना चाहिए। एग्जैक्टली जो डायनेमिक एरे के साइज का वेरिएबल है ना, मैं कहूँगी उससे लेस होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे ही उससे लेस होगा कंडीशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सॉरी ग्रेटर होगा तो कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। मैंने लूप लगा ली, सेम अपनी जो डायनेमिक एरे है उसको लिखें, ठीक है। उसके साथ ये वैसे लिखना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, डायरेक्टली भी सी आउट करा सकते हैं, अगर आप सी आउट कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको डायरेक्टली सी आउट, हम सी आउट करा लेते हैं। बाकी आप ऑपरेशन आपको पता है, सम करना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कहा कि भाई एरे का साइज़ पिक करो, ठीक है, और साइज़ के साथ मैंने डायनामिक एरे को पिक करना है, तो डायनामिक एरे के वेरिएबल का नाम, और बीच में मैं क्या पास कर दूँगी, आई, क्योंकि मेरी पोजीशन कहाँ पे स्टोर हो रही है, आई में स्टोर हो रही है, ठीक है। और फिर आपने इसको अगर स्पेसिंग देनी है या हर लाइन पे प्रिंट करना है तो आपकी अपनी चॉइस है जिस तरह से इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास ऊपर भी बहुत सारी लूप्स लगी हुई हैं, तो मैं फोर के बाहर आए के एंडल लगाऊंगी, ताकि अगर नेक्स्ट में अगर मेरे पास कोई भी डाटा है तो वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो, इसी लाइन पे शो ना हो, ताकि वो मिक्सचर सा क्रिएट ना हो जाए, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये मेरी एरे के एलिमेंट्स जो हैं उनको क्या कर रहा है, डायनामिकली, यानी कि जब हम डायनामिक डाटा देते हैं ना, डायनामिक साइज देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये डाटा को पिक कर रहा है। एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि ये काम क्या कर रहा है। करना तो इसको ये चाहिए, डायनामिक एरे के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ऑब्वियसली मैंने दिया भी डायनामिक एरे के अकॉर्डिंग है कि भाई यूज़र जो भी वैल्यू डालेगा वो ऑटोमेटिकली वो डाल देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर साइज़ ऑफ एरे है, साइज़ लेट सपोज मेरी मर्ज़ी है, मैं जितना साइज़ देना चाहती हूँ, लेट सपोज मैं 3 दे देती हूँ, ठीक है। तो मेरी एरे का साइज़ हो गया है 3, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ये क्या वैल्यू आपके पास आ रही है, लेट मी चेक, हाँ हो जाएगा। अच्छा अब ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। और वैसे ये डाटा आपका ये नहीं आना चाहिए डायरेक्टली सी आउट, ओके लेट्स सपोज 3 ही कर देते हैं दोबारा। अच्छा अब अगर देखा जाए तो ये आउटपुट किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, ये हम इनको यूज़ तो नहीं कर रहे ना फिलहाल, मैं इनको कमेंट करती हूँ, मेन के डायनामिक एरे को ये वाला भी हम कमेंट कर देते हैं। तो साइज़ लिया यूज़र से हमने, और मैंने
कहा जी? ठीक है, डायरेक्टली आपको इसको एक्सेस करने के लिए स्टार को लगाना पड़ेगा। लेट्स सपोज हमारी एरे का साइज़ है 5, 1 2 3 4। अच्छा, वैल्यूज़ ये 5 दे रहा है। देखें, अगर आप वैल्यूज़ की बात करें ना, वैल्यूज़ 5 ही हैं, लेकिन लेट मी चेक ये कि ये वैल्यूज़ इस तरह से आ कहाँ से रही हैं। ये 1 1 2 2 रैंडम वैल्यूज़ डायरेक्टली कॉल कर रहा है। ये अगर हम यहाँ पे आए ना, तो वैल्यू मेरे पास लेट सपोज इंडेक्स 0 है, तो मैं 0 से वैसे सी आउट कर रही हूँ इसको। लेट सपोज यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं डायनेमिक साइज़ में के अकॉर्डिंग। ये वैल्यू रैंडम पिक कर रहा है, ठीक है। लेट सपोज मैं कहती हूँ यहाँ पे कि वैल्यू यूज़र से ले लो, ठीक है, वो हमारे अपने अकॉर्डिंग है। वैल्यू 5 ही ले रहा है, साइज़ के अकॉर्डिंग ले रहा है, लेकिन वैल्यू कोई गार्बेज वैल्यू कलेक्ट कर रहा है। मैं कहती हूँ एंटर वैल्यूज़। अब यूज़र वैल्यू खुद ही एंटर कर दे और वो वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी डायनेमिक एरे में, ठीक है। डायनेमिक एरे में डायरेक्टली इंडेक्स पे स्टोर कर दें डाटा, ठीक है। और सेम यही काम लूप रिपीट कर देते हैं डिस्प्ले के लिए भी, और यहाँ पे ये सी आउट ऊपर ले जाते हैं ताकि एक ही दफ़ा मुझे डिस्प्ले करे, बार बार डिस्प्ले ना करे, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहती हूँ वैल्यूज़ आर, बस ये कह देती हूँ। और इसमें आई गेस इसको वैसे प्लस प्लस पहले करें या बाद में करें, सिर्फ मेमोरी में ही जाके थोड़ा बहुत होता है कि पहले सेव होगा या बाद में होगा, तो उसका वो नहीं है। ओके, यहाँ पे यूज़र से मैंने वैल्यूज़ ले ली और यहाँ पे मैंने सिंपल उसको सी आउट करवा दिया। लेट्स मी चेक। साइज एंटर कर दिया 3, एंटर वैल्यूज़ में 1 2 3 और वैल्यूज़ आर क्यों नहीं है हमारे पास। प्रोग्राम भी हमारा एंड नहीं हो रहा। साइज 2 और 1 2 वैल्यू एंटर कर दी, वैल्यूज़ आर। लेट्स सपोज ये कहाँ जाके एंड होता है। ओ, सी एन लगाया हुआ है ना, मैं भी ये देख रही हूँ कि वैल्यूज़ क्यों नहीं डिस्प्ले हो रही। सी एन लगा के डिस्प्ले करा रही हूँ। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा। अहमद, आप भी मेरे ख्याल में क्लास में सोए हुए हो, है ना? नहीं मैं भी पता नहीं क्यों नहीं ऐसी समझ गौर किया इस पे कि ये गलती हो सी एन लगा के उसको करी जा रही हूँ। अच्छा जी, साइज एंटर कर दिया। लेट्स सपोज टू वैल्यूज़ 1 2 जो भी एंटर करनी है, 2 दफ़ा वैल्यूज़ एंटर की और वैल्यूज़ आपके पास एक सेम लाइन में आ रही है ना,
ठीक है, क्योंकि मैंने उसके आगे कोई स्पेसिंग वगैरह नहीं दी है यहाँ पे, और वो वैल्यूज जो है, ठीक है, यूज़र से लें डायनेमिक। वो जो रैंडम वैल्यू थी ना, रैंडम में फिर सम टाइम वो गार्बेज वैल्यू, क्योंकि मैंने यूज़र से नहीं ली ना, जो उसमें पड़ी होती है वो ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग गार्बेज वैल्यू पिक करना शुरू कर देता है, ठीक है, वो उस वजह से कर रहा था। बाकी डायनेमिक का क्या मतलब है कि रन टाइम पे, ये आपने ऑलरेडी भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ होगा, लेकिन एरे को अगर आपने ऊप में यूज़ करना है तो वही सेम तरीका है, क्लासेस के थ्रू इनिशियलाइज कैसे करना है। फिर उसमें दो टाइप्स हैं, स्टैटिक एरे या डायनेमिक एरे है। अगर स्टैटिक एरे है तो साइज़ फिक्स होगा, यूज़र साइज़ बता देगा इतना ही है, उससे ज़्यादा कम करना है तो वो आप नहीं कर सकते। लेकिन डायनेमिक एरे में क्या है कि डायनेमिक रन टाइम पे यूज़र क्या करता है, डिसाइड करता है कि मेरी एरे का साइज़ क्या होगा, ठीक है। फिर उसमें वैल्यूज़ डिपेंड करती हैं, आप यूज़र से लेना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, या क्या सिनेरियो करना चाहते हैं। ऑब्वियसली अगर आप साइज़ यूज़र से ले रहे हैं तो वैल्यूज़ भी क्या होता है, वो जितना भी डाटा होता है वो यूज़र ही एंटर करेगा, ठीक है। तो ये क्या क्या होगी आपकी डायनेमिक एरे हो गई। ये चीज़ क्लियर है डायनेमिक और स्टैटिक में, ये ऑलरेडी भी आपने ये पढ़ा हुआ है एरे का कॉन्सेप्ट। इसमें यहाँ पे ऊप में हमने कोई इस नई चीज़ नहीं है ये आपके लिए, ठीक है। अच्छा जी, ओके। अब मैं आपको एक काम करती हूँ, टास्क असाइन करूँगी इस पे एरे पे। मेरे ख्याल से आपका मुझे लेट मी चेक कि आपके इसमें ये पूरा टॉपिक क्लियर हुआ है या नहीं हुआ, फिर उस हिसाब से मैं आपको टास्क असाइन करूँगी। मुझे आपका कंटेंट देखने दें। अच्छा जी, कंटेंट पे आ जाएं तो 1 2 3 4 ये तो लास्ट में ही क्लियर थे ना, 5th पे आ जाएं। आपने अपने पास ओपन किया हुआ है ये कंटेंट जो आपने मुझे भेजा था? मैंने आपको भेजा था जी जी जी, जो आपने भेजा था वो मैं खोलता हूँ। ठीक है, खोल लें इसको। ठीक है, तो कोड पे वो गया, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, अरेज, क्लास नंबर, स्टैटिक एंड डायनामिक, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या? हाँ जी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये है कि आपने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू को असाइन कर दिया, ठीक है। ये आपकी आती है एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब सिनेरियो ये है कि सिर्फ एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट रहता है ना आपका, ठीक है। आपको जो टास्क दूंगी ना, उसमें सिर्फ आपने जो बाकी मैंने कवर करवाए हैं टॉपिक्स, ठीक है, वो आपने करने हैं। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे सिर्फ स्टडी करना है कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होती क्या है, ठीक है। प्रैक्टिकली मैं आपको खुद बता दूंगी कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे इस पर काम करते हैं, ठीक हो गया। तो मेन यानी कि 5th में मेरा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का टॉपिक मैंने अभी क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, बहरहाल ठीक है, मुझे अभी क्लास वाइंड अप करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, आपको टास्क असाइन कर दूंगी और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में इसको देख लेते हैं, ठीक है। ठीक हो। कोई कंफ्यूजन है अगर इस लेक्चर में तो मुझे बता दें।